स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, तो फर्स्ट जो होगा सॉल्यूशन के बारे में हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उस सॉल्यूशन के कंसेप्ट पढ़ी हैं। तो जो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, आपके पास ऑप्शंस हैं होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, या होमोजीनस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड कंपोनेंट्स ओनली, एंड ऑप्शन डी है होमोजीनस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ वाटर एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपको इस वीडियो का मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठाना है तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है नीचे कमेंट में कमेंट करते चलिए, ऑप्शन कमेंट करते चलिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको इस चैप्टर के मतलब कितना कंसेप्ट आपके पास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड्स यहाँ जो टर्म्स आया होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो इसके बारे में समझते हैं। जो मिक्सचर जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर एंड होमोजीनस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो अपने कंपोनेंट सब्सटेंस में क्या करता है, तो ब्रेक कर जाता है। और होमोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जो कि जिसको हम लोग ब्रेक करने पर क्या होता है, तो अपने कंपोनेंट सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर पाता है। तो इसको आपके एग्जाम में मतलब कि हेट्रोजीनस का डिफिनीशन भी पूछ देता है या होमोजीनस और हेट्रोजीनस में जो डिफरेंस पूछ देता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन इज फॉर्मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और जो इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। सॉल्वेंट का जो मात्रा होता है वो लार्ज होता है। और जो नेचर जो होता है आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सॉल्यूशन का नेचर का कैसा होता है, सॉल्यूट के जैसा होता है या सॉल्वेंट के जैसा होता है। तो जो लार्ज क्वांटिटी में कौन है, सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो सॉल्वेंट के इक्वल होगा। तो ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे सभी क्वेश्चंस फुल्ली डिटेल के साथ कराए जाएंगे, तो आप इस चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. This statement is, तो किसका स्टेटमेंट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो प्रेशर ऑफ द गैस के। तो ये किसका कंसेप्ट, किसका जो स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हेनरीज लॉ का है। हेनरी लॉ का क्या स्टेटमेंट था, तो स्टेटमेंट था कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड था वो किसके द्वारा, तो हेनरी के द्वारा क्या किया गया था, तो एक्सप्लेन किया गया था, इसीलिए इसको हेनरीज लॉ का नाम दिया गया। और यहाँ पे कुछ और मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है दैट कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। और जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डिपेंड्स करता है आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मतलब ऐड किया है। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो आपको क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने बनाया है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करता है किसके पे, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को किसने एक्सप्लेन किया था, तो इसको एक्सप्लेन करने वाले थे हेनरी, और इसी लॉ को क्या किया गया, तो हेनरी लॉज का नाम दिया गया। तो ये भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हेनरी जो थे वो पहले जो थे वो क्वांटिटिव रिलेशन दिए थे किसके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट के बीच में। और स्टेटमेंट इसका यही होता है, आपके एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाता है हेनरी लॉज का स्टेटमेंट क्या होता है। तो आपको स्टेटमेंट में बताने हैं कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट्स। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, हैव जीरो हीट ऑफ मिक्सिंग ओनली, हैव जीरो वॉल्यूम चेंजेस ऑन मिक्सिंग ओनली, हैव जीरो हीट ऑफ मिक्सिंग एंड जीरो वॉल्यूम चेंज, या कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो हैव जीरो हीट ऑफ मिक्सिंग एंड जीरो वॉल्यूम चेंजेस। मैंने यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ टर्म्स बनाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो दे आर दोज सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अंडर ऑल पॉसिबल कंडीशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2020 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चंस को याद रखना है। आपको डिफिनीशन पूछा गया था 2 मार्क्स में, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनीशन पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा आप समझिए कि आप ऑब्जेक्टिव करते करते 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सोल्व करते जा रहे हैं। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको शॉर्ट लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एग्जाम से रिलेटेड सभी तरह के मतलब फुल्ली तैयारी आपकी कराई जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। तो बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर 4 का, तो 4 का आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। जो ह्यूमन बॉडी का जो pH मान होता है ब्लड का वो कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटॉमिक मास इज इक्वल टू। वेरी इजी क्वेश्चंस, आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास को फ्रेंड्स हम लोग जेड से क्या करते हैं, तो डिनोट करते हैं। तो किसके बराबर होता है आपको बताने हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपके पास ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, या सम ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शंस को देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। जो क्या होता है, तो अगर यहाँ पर अगर आपको मैं बना कर दिखाऊं, मतलब अगर एक हम लोग न्यूक्लियस का मतलब एक एटम को अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके जो मतलब बीच में क्या होता है, तो यहाँ पर जो सेंटर पे होता है बीच में, यहाँ पर न्यूक्लियस में जो होता है वो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहते हैं और चारों ओर जो रिवॉल्व करता है वो कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इस सभी क्वेश्चंस को। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विथ। आपके पास ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में, जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसने बताया था, तो हेनरी ने बताया था। तो हेनरी जी ने बताया था, तो ये भी आपको बताया गया है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विथ। तो आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिडक्शन ऑफ गैस प्रेशर, अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन, या डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ गैस प्रेशर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ गैस प्रेशर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करता है कब, जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, तो टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करते हैं और गैस प्रेशर को क्या करते हैं, तो इंक्रीज करते हैं। तो याद रखने आपको ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मैंने ऊपर के क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी के बारे में बता दिया था कि सॉल्युबिलिटी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। तो ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने ऊपर के क्वेश्चन नंबर 2 में सब मैंने करा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको बताने हैं। एमॉर्फस होगा या एजियोट्रॉपिक होगा मिक्सचर, या सुपर सैचुरेटेड, या आइडियल। मतलब बहुत इसमें से फेमस कौन सा, आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते समय कौन सा फेमस आपको टर्म्स मिला था, तो बताइए इसका राइट आंसर। मैंने बहुत हिंट दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉल्यूशन विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन और टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपके पास ऑप्शन है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम फ्रैक्शन, या पीपीएम। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, चलिए बताइए। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीपीएम। मतलब क्या होता है पीपीएम का मतलब समझिए, इट इज द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन, यानी 10 टू द पावर मतलब पर मिलियन एंड 10 टू द पावर 6 होता है। मैंने नीचे इसके बारे में भी पॉइंट मैंने बनाए हैं, तो चलिए देखते हैं नीचे पॉइंट को। पीपीएम का जो होता है पार्ट पर मिलियन होता है, 1 मिलियन में 10 टू द पावर 6 मतलब
10⁻⁶ होते हैं, और ppb मतलब होता है पार्ट पर बिलियन, 1 बिलियन बराबर 10⁹ तो जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जनरली जो मेजर किए जाते हैं तो किस यूनिट में किए जाते हैं, तो ppm यूनिट में किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको जनरली जो होते हैं वो देखने को ही मिलेगा ये क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। तो आपके पास है क्वेश्चन है, इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलारिटी विल बी। तो मोलारिटी का क्या होता है फॉर्मूला आपको ये भी बताने हैं। तो चलिए मोलारिटी पहले होता क्या है आपको ये बताना है। तो मोलारिटी का टर्म्स जो आया है इसका डिफिनीशन आपको बताने हैं। तो चलिए जो मोलारिटी का डिफिनीशन होता है मैं बता देता हूँ। जो मोलारिटी होता है इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके बारे में टर्म्स बनाए हैं कि मोलारिटी क्या होता है। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज ए मोलर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। याद रखने आपको कैपिटल M से मोलारिटी को डिनोट करते हैं। आपके बहुत ही मतलब क्या है तो फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है, और स्मॉल m से हम लोग मोलालिटी को मतलब डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, तो आपको सोल्व करके देखना है। देखिए 2 ग्राम ऑफ NaOH है प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ इट सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया है। मोलारिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको इसका मोल्स निकाल लेना है, मोल्स निकाल कर उसको वॉल्यूम से क्या करना है तो डिवाइड कर देना है, और आंसर आपका आ जाएगा 0.25। तो चलिए इसको बना लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को क्या किया गया तो पूछा भी गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन साथ साथ आपको ये क्वेश्चन को याद भी रखना है। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो आपके पास ऑप्शन है मोल पर लीटर, मोल इनवर्स, या मोल केजी, या मोल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, मोलारिटी का पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर मोल पर लीटर। अभी आपने पढ़ा मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि मोल पर लीटर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को आप पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। द यूनिट ऑफ मोलालिटी, देखिए ऊपर के क्वेश्चन में आपको मोलारिटी का यूनिट पूछा गया था, मतलब बेसिक के बहुत ही मतलब क्या है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट ऑफ मोलालिटी, तो आपके पास ऑप्शन है मोल पर लीटर, मोल इनवर्स, या मोल पर केजी, या मोल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो 11th का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोल पर केजी मोलालिटी का होता है। और मोलालिटी का क्या होता है डिफिनीशन, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट 1 किलोग्राम, यानी मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपको क्या करना है तो याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप ग्राम में लीजिएगा तो 1000 से क्या करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब इसका जो होना चाहिए आपको बता देना चाहिए। तो कौन सा इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें से क्या है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और ये भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमेटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज बाय। जो ऑटोमेटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर सकता है, कैसे, तो इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, या डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या इंक्रीजिंग वॉल्यूम, या नन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the osmotic pressure of solution can be increased by increasing the volume, increasing the number of solute molecules, या decreasing the temperature, या removing semi permeable membrane। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितने भी शॉर्ट टाइप्स लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आपको क्या करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब शुल्क नहीं लगता है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मेरा थैंक यू, और आप लोग इसी तरह इस चैनल पर बने रहिए। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सेम क्वेश्चन था, यहाँ पर भी था कि ऑटोमेटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज बाय। तो ऑटोमेटिक प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था। और सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पे भी क्या
क्या करता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। तो आपको मतलब इस पे क्या करना था, तो याद रखना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी कंसेप्ट के साथ कराए जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से देखिएगा तो मतलब सभी तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं तो यहाँ पर डील कर दिए जाते हैं। और इस वीडियो में तो पूरा मतलब चैप्टर को कवर नहीं किया जा सकता है, अगले एक और इसका वीडियो आएगा सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का, तो उसको भी आपको देखना जरूरी है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? आपके पास ऑप्शंस हैं 1, 4, 3 या 7। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो चलिए इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। तो चलिए अगर जिनको नहीं पता है कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। 16 का जो ऑप्शन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K2SO4 एंड इट इज़ ए वेरी फेमस क्वेश्चन। बहुत ही मतलब क्या है तो फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर आप रट लीजिए K2SO4। तो मैं सबसे मतलब इसमें मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, तो K2SO4 का। तो याद रखना है आपको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 70 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मतलब क्या है तो इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये आपके एग्जाम के लिए क्या, आपके लिए भी मतलब बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसका जो आपको करते हैं हम लोग 17, एटॉमिक नंबर और इज इक्वल टू, आपके पास ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, या सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन आ गया है मिसप्रिंट, मतलब गलती हो गया थोड़ा सा टाइप करने में। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? तो मतलब एटॉमिक नंबर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है। हाँ, ऊपर के क्वेश्चन में मैंने एटॉमिक मास के बारे में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम मतलब इसको रट लीजिए, रटना क्या है आपको तो याद होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही क्या है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग द सेम। तो क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको देखने को मिला यहाँ पे। तो क्या होगा बेसिकली मतलब ये सब टर्म्स मतलब क्वेश्चन जो होते हैं इसी टर्म्स पे क्या करते हैं तो टैली कर जाते हैं। तो आपको मतलब इन सभी टर्म्स को याद रखना ही तो रखना है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग द सेम। तो आपने ऑप्शंस को इतने देर में पढ़ लिया होगा। तो ऑप्शंस आपके पास था ये। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑसोमेटिक प्रेशर। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह है। हाँ है 19, विच ऑफ द फ्लोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपके पास ऑप्शंस है मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 19 का जो राइट आंसर होगा, देखिए समझिए, जो इंडिपेंडेंट रहता है किस से, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है। तो यही टर्म्स जो होगा आपके, मैं ऑप्शंस को ईजी कर दे रहा हूँ। ऑप्शन ही है, ऑप्शन बी में से कोई राइट आंसर होगा। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही जवाब 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोलालिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है किससे, तो टेम्परेचर से। फ्रेंड्स ये सब मतलब आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब क्या है तो इंपॉर्टेंट है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, इफ n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड n इज कैपिटल N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट देन मोल फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन का क्या होता है फार्मूला? तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, गिवन मोल बाई टोटल मोल या गिवन वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? और पार्शियल प्रेशर का फार्मूला किनको पता है? चलिए पता है तो बताइए। बिल्कुल सही जवाब, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो आपको मतलब ये सब टर्म्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपका देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे ही थे। n इज स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी आपका फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला होता है गिवन मोल बाय टोटल मोल। तो यहाँ पर गिवन मोल कितना है? तो गिवन मोल आपके पास है कैपिटल N और यहाँ पर n इज द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ कहता है टोटल मोल। तो टोटल मोल हो जाएगा कैपिटल मोल प्लस जो कैपिटल N है और स्मॉल n है, दोनों का क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। n बाई आपको याद रखने हैं n बाई n प्लस n। तो ये सब जो क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इस वीडियो में क्या हुआ है कि मतलब पूरा जो सभी मतलब सॉल्यूशन चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं किया गया है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आने वाले थे एग्जाम में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे मतलब ऐड कर दिया गया है। मतलब सभी क्वेश्चंस को आपको कंसेप्ट एनसीईआरटी में से छानबीन करके मतलब क्वेश्चंस को खोजा जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि अगला जो वीडियो है वो किस मतलब कौन से सब्जेक्ट का बनाया जाए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए।
कीजिए, चैप्टर का नाम कमेंट कीजिए, चैप्टर कमेंट कीजिए, तभी तो मतलब जिसका ज़्यादा रहेगा वोटिंग उसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा। और ऐसे तो मैं सभी चैप्टर का आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।